हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पावर सेंटर में। तो थंबनेल और वीडियो का टाइटल देख करके आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो जो है हमारा नीति आयोग के ऊपर है। यानी कि नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 2015 में, जनवरी 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। लेकिन नीति आयोग से पहले जो है हमें समझना जरूरी होगा कि नीति आयोग किसकी जगह पे जो है इसकी स्थापना की गई है। तो नीति आयोग से पहले जो है भारत में एक योजना आयोग नाम से जो है एक आयोग काम करता था। उसका कार्य था योजनाओं को बनाना, यानी पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, और साथ ही साथ धन का जो है वित्तीय आवंटन करना भी उसका एक कार्य होता था। तो सबसे पहले हम योजना आयोग के बारे में समझते हैं कि योजना आयोग क्या था और यह कैसे काम करता था और इसको हटा करके नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई। तो चलिए बात करते हैं योजना आयोग के बारे में। तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च सन 1950 को। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। उसके बाद में संविधान सभा का निर्माण किया गया, संविधान बनाया गया और संविधान का निर्माण किया गया, और 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। इसके बाद में जब सरकारों ने जो है अपना कार्यभार संभाला तो सबसे बड़ा टास्क ये था कि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सबसे पहले तो उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, क्योंकि उस समय की स्थिति ये थी कि जो है लोगों को जो है एक तरह से भरण पोषण के लिए भी भोजन खाद्यान्न जो है उपलब्ध नहीं था, या एक तरह से कहना चाहें तो लोगों के पास इतनी उपज नहीं होती थी। भारत में किसानों द्वारा इतनी उपज नहीं होती थी, खेतों से इतनी उपज नहीं होती थी कि लोगों का भरण पोषण किया जा सके, यानी कि भारत के ही लोग जो है उससे जीवित रह सकें। इस वजह से बाहर से निर्यात करना पड़ता था, जो है भोजन को आयात करना पड़ता था, यानी मंगवाना पड़ता था। वर्तमान स्थिति तो खैर ये है कि जो है हम अपने भर का भी उपज तैयार करते हैं, यानी कि पैदा करते हैं, पैदावार अच्छी होती है और हम निर्यात भी करते हैं। लेकिन उस समय ये स्थिति थी कि जो है आयात करना पड़ता था लोगों के लिए। तो बात करें तो स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को और इसका कार्य था योजनाएं बनाना। तो सबसे पहला टास्क हमारा ये होता था कि हम जो है ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे जो है कृषि क्षेत्र में उपज को बढ़ावा दिया जा सके। तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। पंचवर्षीय योजनाओं का मतलब यह है कि 5-5 साल के लिए एक टास्क बनाया जाता था। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से लेकर के 1956 तक चली और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका लक्ष्य क्या था? कृषि में उपज को बढ़ाना, है ना। इसमें टारगेट रखा गया 2.1% का और अचीव किया हमने 3.6%। अब देखिए हीराकुंड बांध, है ना, इसके साथ साथ जो है हीराकुंड बांध इसी टाइम पे, भाखड़ा नागल परियोजना भी जो है इसी टाइम पे शुरू की गई, और साथ ही साथ दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो इसी टाइम जो है स्टार्ट की गई थी। या यूँ कहें कि कृषि, देखिए कृषि के लिए खास जरूरत क्या होती है? सिंचाई की आवश्यकता होती है, और सिंचाई की आवश्यकता के लिए आप सभी लोग जानते हैं नहरें और बांधों का निर्माण जो है वो पहली पंचवर्षीय योजना में किया गया था, जिनमें से भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और हीराकुंड बांध परियोजना, ये सब जो है प्रमुखता है। इसके बाद बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की, तो पहली पंचवर्षीय योजना में हमने जो लक्ष्य रखा था 2.1% का, उसको हमने अचीव कर लिया। इस वजह से हम उससे ज़्यादा हमने अचीव किया, लगभग डबल हमने अचीव किया। तो हमने ये सोचा कि हमें कृषि क्षेत्र में एक तरह से हमने जो है विकास कर लिया है, हमने अपनी उपज को बढ़ा लिया है। तो इस वजह से दूसरी पंचवर्षीय योजना को जो है हमने आर्थिक विकास के पर फोकस किया एक तरह से। उसमें जो है औद्योगिक विकास, मतलब उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसमें जो है उद्योगों पर ध्यान दिया गया। इसमें देखिए, इसमें जो मुख्यतः हैं राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र जो है, इनकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। लेकिन बात करें तो ये जो है जितना हमने सोचा था इसमें उतना हम अचीव नहीं कर पाए। इसमें जो हमने टारगेट रखा था वो हम अचीव नहीं कर पाए। हमने टारगेट रखा था 4.5% का, यानी कि हमने 4.5% का टारगेट रखा था और हमने केवल और 3.5% अचीव किया। तो इस वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें हमने दोनों पर बराबर ध्यान देने की बात सोची, यानी कि उद्योगों पर भी ध्यान दिया जाएगा और कृषि पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में आप सभी लोग जानते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर के 66 तक चली। पहली चली 51 से 56 तक, दूसरी 56 से 61 तक और तीसरी जो है 61 से लेकर के 66 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही। इसका कारण यह था कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और उसके बाद में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इन दोनों युद्धों से जो है काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ एक तरह से, और इसके अतिरिक्त एक और कारण ये है कि उसी टाइम पे जो है अकाल भी पड़ा। अकाल की वजह से जो है कृषि उपज में भी भारी नुकसान उठाना पड़ा भारत को। तो इस वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो सबसे विफल योजना कही जाती है। इसकी वजह से जो है भारत में एक तरह से जब
ये देखा गया कि सबसे विफल पंचवर्षीय योजना बने, एक तरह से 5 साल जो है खराब हो गए भारत के। तब ये सोचा गया कि हम छोटे छोटे टास्क लेंगे, यानी कि हम बड़ा लक्ष्य नहीं बनाएंगे, पंचवर्षीय योजना की बजाय हम वार्षिक योजनाएं बनाएंगे। और हमने एक वर्ष की 3 वर्ष की योजनाएं बनाई, यानी कि 1966 से लेकर के 1967 तक एक योजना, 67 के बाद में 68 तक दूसरी, और 68 के बाद में 69 तक तीसरी, 3 जो है वार्षिक योजनाएं बनाई। और इसी टाइम पे जो है हरित क्रांति भी इसी टाइम पे हुई, यानी कि 1966 से लेकर 1969 के बीच में ही जो है हरित क्रांति हुई थी, जिसकी वजह से उपज में जो है एक क्रांतिकारी बदलाव जो है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, यानी कि उपज में एक क्रांतिकारी जो है बढ़ोतरी हुई। और इनके जनक जो है भारत में कौन कहे जाते हैं, तो भारत में जो है इनके जनक हैं वर्गीस कुरियन जी। विश्व में जनक कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग जी, लेकिन भारत में जो है वर्गीस कुरियन जो है इसके जनक कहे जाते हैं। तो 1969 तक जो है वार्षिक योजनाएं चलाई गई। तो फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। 1951 से लेकर के 56 तक चली पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी 56 से 61 तक चली, तीसरी 61 से लेकर के 66 तक चली। उसके बाद में 3 साल की जो है ये वार्षिक योजनाएं चलाई गई। बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना की, तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से स्टार्ट होकर के 1974 तक चली थी। इसमें जो है स्वरोजगार पर, यानी कि आर्थिक जो है रोजगार पर वृद्धि, मतलब रोजगार को बढ़ाने पर फोकस किया गया था इसमें। और इसके बाद जो है 5वीं जो चली थी पंचवर्षीय योजना, वो 1974 से लेकर के 1978 तक चली थी। ये केवल 4 वर्ष तक इसलिए चली थी क्योंकि 1977 में जो है कांग्रेस की सरकार चली गई। उसके बाद में जो है मोरारजी देसाई जी की सरकार आई, यानी कि गैर कांग्रेसी सरकार, पहली गैर कांग्रेसी सरकार आई, और उसने जो है पंचवर्षीय योजना को एक तरह से समाप्त कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। लेकिन जो है अब देखिए बंद कर दिया तो 1978 से लेकर के 80 तक एक तरह से योजना अवकाश कहा जाएगा। 2 वर्ष तक कोई जो है पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी। तो उसके बाद में जो है 1980 से लेकर के 85 तक पुनः जो है जो क्या कहते हैं पुनः पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई। तो 5वीं हो गई थी, इसका 6वीं पंचवर्षीय योजना 80 से लेकर के 85 तक बनाई गई। 85 के बाद में देखिए 1975 आपको ध्यान रखना है, 20 सूत्री कार्यक्रम जो है 1975 में ही स्टार्ट किया गया था। अब ये 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है, तो 20 सूत्री कार्यक्रम का मतलब यह है कि ऐसी योजनाएं बनाना, ऐसे 20 सूत्री कार्यक्रम में ऐसी चीजें बताई गई थी एक तरह से, जैसे कि मान लीजिए सफाई पर ध्यान देना है ना, नहरों पर विकास, मतलब जितने भी एक गांव को, नालियों का विकास, खड़ंजे का विकास, ये जितनी चीजें जो एक गांव को जो है विकसित कर सकती थी, ये सभी जो है 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आते थे। एक तरह से गांव का विकास करने के लिए 20 कार्यक्रम बनाए गए, उनको 20 सूत्री कार्यक्रम कहा गया था। तो 1980 से लेकर के 85 तक हमारी जो है 6वीं पंचवर्षीय योजना चली, 85 से लेकर के 90 तक चली हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब 90 में आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक तरह से बहुत ही गंभीर आर्थिक संकट में फंस चुका था, यानी कि गंभीर आर्थिक संकट आ चुका था, जिसकी वजह से जो है 1990 से लेकर के 92 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी। 2 वर्ष तक जो है योजना अवकाश था। और 1991 में आप सभी लोग जानते हैं, उसमें वर्तमान में जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन जी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो उस समय वित्त मंत्री थे, और वो एलपीजी लेकर के आए थे। एलपीजी यानी कि जो क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था में एलपीजी लेके आए थे। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लेकर के आए थे मनमोहन जी। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, उसके बाद जो है हमारी अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ, और 1992 से पुनः जो है पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई। तो 1992 से लेकर के 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना चली, 97 से लेकर के 9वीं चली, और 2000 तक, 97 से लेकर 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना, 2002 से लेकर के 2007 तक 10वीं, 2007 से लेकर के 2012 तक 11वीं, और 2012 से लेकर के 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। उसके बाद 2015 में आप सभी लोग जानते हैं योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, और पंचवर्षीय योजना जो 2012 में स्टार्ट की गई थी वो 2017 तक चली थी। 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। अब जानते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग से पहले योजना आयोग में आप देखिए 2 चीजें छूट गई थी, जैसे कि उपाध्यक्ष, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे वो प्रधानमंत्री, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो है उसके पहले अध्यक्ष थे। उसमें भी जो देखिए अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता था योजना आयोग में भी, और उसमें जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा जी। तो ये एक तरह से महत्वपूर्ण बात थी, इसको आपको जानना चाहिए। अब बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। इसके अध्यक्ष जो थे वो पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही थे, और वर्तमान में भी वही इसके अध्यक्ष हैं। इसके बाद बात करें उपाध्यक्ष की, तो वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी जी। पहले उपाध्यक्ष की बात करें तो वो थे अरविंद पनगड़िया जी, जो कि 2015 में बनाए गए थे। इसके बाद इसके जो सीईओ हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो जो वर्तमान में है वो है परमेश्वर अय्यर जी, लेकिन सबसे पहले की बात करें तो वो सिंधु श्री खुल्लर जी थी।
इसके बाद बात करें तो यह एक जो है सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है और एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक का मतलब ये है कि ऐसा जो है मतलब ऐसा निकाय जिसका संविधान में उल्लेख ना किया गया, वो गैर जो है संवैधानिक है। जिसका मतलब जिस आयोग का निर्माण संविधान में जो है बाकायदा उल्लेखित करके किया जाता है उसको कहते हैं संवैधानिक निकाय। जैसे कि मानवाधिकार आयोग हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सब जो है संवैधानिक निकाय हैं। लेकिन जो क्या कहते हैं योजना आयोग हो गया या नीति आयोग, ये गैर संवैधानिक निकाय है, इनका जो है संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है। उसके बाद बात करें तो नीति आयोग जो है ये क्या करता है, योजनाएं बनाता है, मतलब राष्ट्र को कैसे जो है विकासशील किया जा सके, विकसित कैसे किया जा सके, इसके लिए योजनाएं बनाता है। इसका कार्य केवल और केवल योजनाएं बनाना है ना। इसका वित्तीय आवंटन इसका कार्य नहीं है। योजना आयोग का कार्य क्या होता था, वो वित्त को भी आवंटित करता था, मंत्रियों को यानी मंत्रालयों को वित्त आवंटित करता था योजना आयोग। नीति आयोग कोई जो है वित्तीय आवंटन नहीं करता है। इसका केवल और केवल एक कार्य है और वो है योजनाएं बनाना। उसके बाद बात करें, देखिए नीति आयोग में उपाध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है, तो वो प्रधानमंत्री जी इसको नियुक्त करते हैं उपाध्यक्ष को। इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं। वर्तमान में अभी हाल ही में जो है मैं बात करूं, अभी इसी महीने की बात करूं तो एक लोग इसमें अपॉइंट किए गए थे, तो वो किए थे विजय अरविंद बिरमानी जी जो है अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए थे। इसके बाद देखिए और अन्य सदस्य इसके वीके पॉल जी हैं, है ना, वीके सारस्वत जी हैं और एक हैं रमेश चंद्र। ये 4 लोग जो है इसके सदस्य हैं, पूर्णकालिक सदस्य। नीति आयोग में जो है मुख्यमंत्रियों की, राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी प्रबल भूमिका है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो योजना आयोग था उसमें जो है राज्य के मुख्यमंत्रियों की कोई भूमिका नहीं थी, यानी कि उसमें ये होता था कि ऊपर से योजनाएं बन के आती थी, राज्यों का काम था उनको इम्प्लीमेंट करवाना, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन राज्य नहीं कर सकते थे। लेकिन नीति आयोग में जो है अगर कोई योजना बनती है तो उसमें सभी लोग सम्मिलित होते हैं, छोटे से छोटे मतलब मुख्यमंत्री भी उसमें सम्मिलित होते हैं, और कोई भी अगर मान लीजिए उसमें संशोधन करने की आवश्यकता होती है तो वक्त समय रहते हो जाती है। और पहले क्या होता था, योजना बन गई उसके बाद में उसको संशोधित नहीं किया जा सकता था, तो ये उसमें कमियां थी, उसको सुधारा गया। तो वर्तमान में बात करें तो इसमें मुख्यमंत्रियों की प्रबल भूमिका है। और इसके बाद इसके उपाध्यक्ष को जो है प्रधानमंत्री जी ही नियुक्त करते हैं। तो ये थी नीति आयोग से संबंधित जरूरी बातें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। आपको मतलब वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपको सजेशन देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे जो है अगले वीडियो में हम उसको सुधार करके अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर करेंगे। देखिए इस वीडियो को देखें, मैं कोई क्लास आपको नहीं मतलब एक तरह से मैं आपको नीति आयोग के बारे में कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ मैं। देखिए इस वीडियो का फ़ायदा आपको तब नज़र आएगा जब आप यात्रा कर रहे हो या फिर आप कहीं भी जा रहे हो, तो चुपचाप से मतलब आसानी से आप ईयरफोन अपने कान में लगा करके पूरा वीडियो जो है शांति से आप सुन सकते हैं। उसके बाद में आपको ये पता चलेगा कि इस वीडियो का लाभ क्या होता है, आपको मतलब क्या प्रॉफिट होता है, तब आपको समझ में आएगा, है ना। तो अगर वीडियो समझ में मतलब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे अगर आप चैनल पे नए हैं तो। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, इंस्टा, जहाँ भी आप हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप शेयर करेंगे। इतना मतलब ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं आपसे। और वीडियो में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।